सो गाइस यार, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज वाली वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं समर हिकारू राइड के एपिसोड नंबर 11 को। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करके एक हाइप जरूर कर देना। बाकी अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युश की हिकारू की मौत देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और डेस्परेशन में वो हिकारू का कटा हुआ सर दोबारा जोड़ने की कोशिश करता है। और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो जाता है। बाद में योशिकी और हिकारू दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ योशिकी होश में आ जाता है लेकिन हिकारू कोमा में ही रहता है। इसी बीच ये भी क्लियर हो जाता है कि तनागा के अपने हिडन मोटिव्स हैं हिकारू के पीछे। और इवेंचुअली हिकारू उठ जाता है लेकिन पहले से नोटिसेबली ज़्यादा वीक होता है। री इस सडन वीकनेस पर सवाल उठाती है और तब उन्हें समझ आता है कि ये उस बॉडी पार्ट की वजह से हो रहा है जो हिकारू ने पहले योशिकी को दिया था। थोड़ी कोशिश के बाद दोनों अपनी नॉर्मल स्टेट में लौट आते हैं लेकिन जो लूमिंग थ्रेट उनके आसपास है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये एपिसोड एक चिलिंग बैक स्टोरी में भी घुसता है जहाँ कुछ साल पहले गांव वाले पॉपुलेशन कंट्रोल करते थे बच्चों को अबॉर्ट करके, मरकरी बेस्ड ड्रग यूज करके। और योशिकी इस कर्ज का हिस्ट्री एक्सप्लोर करता है लेकिन अभी भी पूरी सच्चाई समझने में स्ट्रगल करता है। उसकी रिसर्च उसे और हिकारू को इंडो फैमिली श्राइन तक ले जाती है जो एक डिस्टर्बिंग स्ट्रक्चर होता है। वहाँ वुडन कार्विंग्स लगे होते हैं जो कि इंसानों के सर के होते हैं। जब हिकारू उन्हें टच करता है तो उसे पेनफुल मेमोरीज दोबारा याद आ जाती है। और अब आगे तो एपिसोड नंबर 11 शुरू होता है और हम देखते हैं कि योशिकी अपने डैड के रूम के बाहर खड़ा है और सोच रहा है कि इनसे बात किए हुए बहुत वक्त हो गया। और फिर वो दरवाज़ा खोलता है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ योशिकी के डैड उसके पास आते हैं एक स्टोरी बुक लेके और कहते हैं सुनना चाहोगे? ये कहानी मैंने अपने बचपन में बहुत सुना है। लेकिन छोटा योशिकी मना कर देता है और कहता है ये अल्ट्रॉन मैन ज़्यादा कूल है। लेकिन फिर वो कहता है उसे मॉन्स्टर्स ज़्यादा पसंद है। लेकिन फिर भी हर बार वो हीरोज से हार जाते हैं। और वो कहता है कि उसे एक मॉन्स्टर एक्सपर्ट बनना है और वो कहता है कि वो उन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करेगा। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और योशिकी के डैड उससे स्कूल के बारे में पूछते हैं कि कैसा चल रहा है। योशिकी कहता है हाँ ठीक ठाक चल रहा है। फिर योशिकी कहता है मुझे हिकारू के डैड के बारे में जानना है। इन दो फैमिली ने आखिर क्या किया था, आखिर उनका सिन क्या है? जिस पे वो कहते हैं तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? योशिकी कहता है मैंने कुछ रिसर्च किया है क्योंकि मुझे कुछ जानना है। फिर उसके डैड उसे बताते हैं कि हिकारू के डैड ने कहा था कि बहुत समय पहले एक इंडो हेड की पत्नी मर गई थी और उसने माउंटेन के देवता से उसे जिंदा करने की विनती की थी और बदले में दूसरों के सिर लाने का वादा किया था। उस दिन उसकी पत्नी तो जिंदा फिर हो जाती है लेकिन गांव के काफी सारे लोग रहस्यमय तरीके से मर जाते हैं, उनके सिर कट जाते हैं और उसी रात उसकी पत्नी की फिर से मौत हो जाती है। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गई। वो जिस सिर को अपने मंदिर हीचिसान में रखते हैं वो है उसका सिर। तब से इंडो हर 5 साल में हीचिसान के साथ पहाड़ पर लौटते हैं और देवता से पहाड़ पर ही रहने की विनती करते हैं। बाद में अपने बेटी की रक्षा के लिए कोए इंडो ने एल्डर से रिचुअल समाप्त करने की कोशिश की और कहा कि नोनो की सामा वैसा नहीं है और रिचुअल मीनिंगलेस है। लेकिन फिर कुछ ही समय बाद हिकारू के पिता कोए की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और वो कहते हैं कि पर क्या वो सच में एक एक्सीडेंट था? योशिकी अपने दोस्त की मृत्यु के बाद अपने पिता के बारे में पूछे बिना नहीं रह पाता क्योंकि वो सोचता है कि वो दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं। लेकिन उसके पिता उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि योशिकी उसके जैसा नहीं है, उसमें उसकी मॉम की कई ज़्यादा ट्रेट्स हैं। फिर अगले सीन में योशिकी कुछ बुक्स को रिसर्च के लिए देख रहा होता है और साथ ही जो भी उसके डैड ने उसे बताया उस बारे में सोच रहा होता है। जैसे नोनो की समझ से पहले ये सारी इम्प्योरिटीज कहाँ से आती थी उसका पता लगाने की ठान कर वो उछलकर अपनी किताबों के ढेर पे गिरता है और वो एक आर्ट बुक देखता है जिसमें उसे 500 साल पुरानी एक आर्ट दिखाई देती है जो कि नोनो की सामा जैसा दिखता है। फिर स्कूल में असाको अपनी दोस्त से पूछती है कि तुम्हें याद है कुछ टाइम पहले कैसे योशिकी और हिकारू इन दोनों ने हमारा कॉन्सेप्ट मिस कर दिया था, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? फिर वो बोलती है मालूम नहीं, लेकिन वो दोनों अब तो स्कूल आ रहे हैं तो चिंता की क्या बात है। और दूसरी तरफ योशिकी हिकारू को वो सब बता देता है जो भी उसके डैड ने उसे बताया था इंदो के सिन के बारे में। जिस पे हिकारू कहता है तुमने ये अपने डैड से पूछा ना? योशिकी कहता है हाँ, क्योंकि एक वही है जो तुम्हारे डैड को अच्छे से जानते थे। फिर हिकारू असली हिकारू के बारे में पूछता है कि आखिर असली हिकारू किस तरह का इंसान था। जिस पे योशिकी कहता है तुम्हारे लिए ये पूछना थोड़ा देर हो चुकी है। फिर वो बोलता है
हाँ ये मेरी ही गलती है कि हिकारू की बॉडी डैमेज हुई है, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। फिर योशिकी कहता है तुम अब वीक हो गए हो क्योंकि तुमने अपने आप को स्प्लिट कर लिया है, जिस पे हिकारू कहता है हाँ शायद इसलिए। फिर योशिकी अपने पॉकेट से हिकारू का वो इम्पोर्टेंट पीस निकालता है और कहता है ये मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ, इससे अब तुम्हें और पेन फील नहीं होगा। फिर हिकारू कहता है अगर मैं इसे वापस भी ले लूँ तो पता नहीं मैं वापस से नॉर्मल हो पाऊंगा भी या नहीं, और क्या पता अगर मैं इसे वापस लगा लूँ तो फिर से तुम्हें मुझे स्टेप करने की नौबत आ जाए। और योशिकी कहता है मैं तुम्हें अब दोबारा कभी स्टेप नहीं करूँगा। और फिर वो उसे असली हिकारू के बारे में बताता है कि हिकारू किसी मांगा के मेन कैरेक्टर की तरह था। वो बहुत तेज भागता था पर स्कूल वर्क में बहुत बेकार था। वो किसी से भी बात कर लेता था लेकिन सीनियर्स उससे ज्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता था, लेकिन उसके जूनियर्स उसे बहुत पसंद करते थे। वो मूवी के टाइम सो जाता था और वो बहुत ज्यादा बड़ा वाला फूडी था। वो बहुत स्ट्रांग था और कभी स्ट्रेस नहीं लेता था। वो कभी रोया भी नहीं और योशिकी ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। फिर हिकारू पूछता है तो तुम उसे मिस करते हो? योशिकी कहता है हाँ बिल्कुल मैं उसे मिस करता हूँ। फिर वो कॉरिडोर में जाते हुए बात करते हैं। योशिकी बोलता है तो तुम्हें पता है हीची-सान के साथ क्या हुआ? जिस पे हिकारू कहता है शायद मुझे पता है या शायद मुझे नहीं पता। और योशिकी कहता है तो तुम थोड़ा जोर डालो अपने दिमाग पे और सोचो और याद करो तुम्हें यही रहना है ना? हिकारू कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। और बोलते बोलते हिकारू रुक जाता है। योशिकी उसे देखता है और उसके पास भागता हुआ जाता है और पूछता है तुम्हें गले में दर्द हो रहा है क्या? हिकारू कहता है नहीं। और एकदम से हिकारू में कुछ चेंजेस होते हैं और उसका लुक थोड़ा चेंज होने लगता है और उसके गर्दन से वो अजीब सी चीज निकलने लगती है और वो योशिकी की तरफ बढ़ने लगता है। योशिकी कहता है मुझे शायद यहाँ से भागना चाहिए और वो वहाँ से भाग जाता है और सोचता है कि अचानक से ये क्या हुआ। हिकारू उसके पीछे पीछे ही आ रहा होता है और योशिकी एक वॉल के पास जाके छुप जाता है और वो अपनी आवाज दबाए बैठा होता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोल के साइड में देखता है हिकारू उसके पास में ही होता है और वो सब्सटेंस योशिकी के ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन योशिकी फिर रियलाइज करता है उसे कुछ फील तो हो ही नहीं रहा। फिर वो अजीब से चीज वापस चली जाती है और हिकारू अपने होश में आता है और चौंक जाता है कि ये क्या और कैसे हो गया? मैंने फिर से ये किया, मुझे पता था कि मैं एक मॉन्स्टर ही हूँ। योशिकी कहता है नहीं हिकारू ये सच नहीं है। वो कहता है देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो। लेकिन हिकारू वहाँ से भाग जाता है और वापस जाते वक्त योशिकी सोचता है कि पूरे टाइम वो बिल्कुल इंसानी लग रहा था, वो हिकारू जैसा लगा इसलिए मैंने उसे एक्सेप्ट किया था। लेकिन चाहे वो कुछ भी हो उसकी रहने के लिए भी कोई तो जगह होगी। और फिर हम री को देखते हैं जो अपना दरवाजा खोलती है और उसके दरवाजे के बाहर होता है हिकारू। और फिर री हिकारू को बता रही होती है कि मिक्स्ड होने से उसका मतलब है कि जब कोई दूसरी दुनिया की चीज उसके अंदर जाएगी तो उसके कुछ एलिमेंट्स उसके सोल में मिक्स हो जाएंगे। और वो बताती है कि ये चीज उसके बेटे के साथ भी हुई थी और उससे बहुत इम्प्योरिटीज अट्रैक्ट होती है। जिस पे हिकारू पूछता है अगर वो और मिक्स हुआ तो क्या कुछ और बुरा होगा? री बोलती है मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। और फिर हिकारू बोलता है कि इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसे अभी भी लाइफ की वैल्यू ज्यादा पता नहीं है और वो ये समझ भी नहीं सकता। लेकिन योशिकी ने उसे बोला था कि उसे इंसान बनने की कोई जरूरत नहीं है और इसलिए वो योशिकी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जिस पे री कहती है शायद ये सिर्फ तुम्हारा इंस्टिंक्ट है, जैसे घायल जानवर हो। और हिकारू ये सब सोच के परेशान होता है और री अपने मन में ही सोचती है कि ये लड़का भयानक है, एक गलत स्टेप और वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। और फिर हिकारू री से पूछता है बताओ मुझे अगर मैं वापस माउंटेन पर चला जाऊं तो क्या ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या उससे सारी इम्प्योरिटीज खत्म हो जाएगी और सब सेफ हो जाएंगे? क्या सब वापस नॉर्मल हो जाएगा? जिस पे री कहती है देखो ये प्रॉब्लम की जड़ नहीं है। लेकिन हिकारू कहता है मैं ठीक रहूंगा, मैं मॉन्स्टर हूँ तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। और फिर वो रोने लगता है और रोते रोते बोलता है उसे अकेला नहीं रहना। कुरेबायाशी उन सभी की रक्षा के लिए नोबुकिसामा को हिकारू के शरीर से बाहर निकालने के बारे में सोचती है, खासकर उसके प्रेजेंट हाल को देखते हुए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि हिकारू उसकी मेज पर रो रहा होता है। हिकारू के घर जाने के बाद री के दरवाजे पे फिर से किसी की दस्तक होती है और जब री दोबारा अपना दरवाजा खोलने जाती है तो वहाँ पे उसके दरवाजे पर एक महिला खड़ी होती है। और दूसरी तरफ हिकारू थोड़ा लॉजिकल होके सोचता है और खुद को मानता है कि वो एक मॉन्स्टर है। ये सोचना कि उसका अपना घर हो सकता है ये एक बहादुरी थी। फिर वो इंडो फैमिली के घर चला जाता है, यानी कि हिकारू के घर चला जाता है
और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस यार, ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर से बताना। बाकी यार इस वाली वीडियो को प्लीज लाइक कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ही करना। बाकी अगर चैनल पे पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो ऐसी वीडियोस के लिए। बाकी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली समर हिकारू राइड का फिनाले होने वाला है, तो उसमें मिलेंगे। बाकी बाय बाय।